इस वीडियो में बेटा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्फीयर के अंदर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको एक बात बताता हूँ कि लेट सपोज एक पॉइंट है जो कि यहाँ पे स्फीयर का एक तो ये सेंटर है O, और अगर अपन एक लाइन बनाए ये और एक पॉइंट बाहर वाले यहाँ पे बना दे P, तो बेटा मान लो कि ये डिस्टेंस है R1। ठीक है ये डिस्टेंस है R1 मान लो, और ये डिस्टेंस O से P पॉइंट की है R मान लो। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ कि मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q चार्ज जो पॉइंट चार्ज है एंड इंड्यूस्ड माइनस Q चार्ज ऑन इनर सरफेस। भाई स्फीयर के जो इनर सरफेस है, स्फीयर खुद तो न्यूट्रल है, आपको दिख रहा है। जो स्फीयर का टोटल चार्ज है -Q और +Q वो 0 है सम। तो स्फीयर तो न्यूट्रल है, पर ये जो +Q अपने सेंटर पे रखा है, इसकी वजह से स्फीयर के अंदर वाले सरफेस पे -Q इंड्यूस होगा। तो ये जो +Q है ये, और जो ये इंड्यूस हुआ है अंदर -Q, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले पॉइंट पे P पे होगी वो 0 होगी नेट, क्योंकि ये बाउंडेड पेयर ऑफ चार्ज है। यानी आप ये सोचो कि अगर ये चार्ज Q सेंटर पे होता, O पे होता, तो अंदर वाला चार्ज जो है -Q ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता यूनिफॉर्मली, और अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता अंदर वाला चार्ज -Q, तो इसका सेंटर O पे ही होता। तो सोचो Q खुद O पे है और -Q जो इंड्यूस चार्ज है उसका सेंटर भी O पे है, सेम पॉइंट पे। तो ये सेम पॉइंट पे ही रहेंगे दोनों, क्योंकि Q की वजह से फील्ड यहाँ पे P पे तब कितनी होती जब Q O पे होता, तो KQ/R²। और ये जो माइनस चार्ज है बाउंडेड, इसका सेंटर भी यहीं O पे होता, तो उसकी वजह से होती -KQ/R², जिससे नेट फील्ड 0 हो जाती। पर क्योंकि अब हमने Q को खिसका दिया है O से दूर, तो अब Q जो है अनसिमेट्रिक है स्फीयर के लिए। स्फीयर का सरफेस का जो पॉइंट्स हैं उसकी Q से जो दूरी है वो सेम नहीं है। ये वाले पॉइंट्स स्फीयर के Q से पास में है, ये वाले दूर है। तो Q जो है अब यहाँ आ गया है, तो Q की वजह से जो फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q, वो होगी KQ/R1 का स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनर -Q चार्ज जो स्फीयर के अंदर वाले सरफेस पे -Q है। तो आप देखोगे कि अंदर वाले सरफेस का जो ये चार्ज है इंड्यूस्ड -Q, ये इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि ये चाहता है कि इसका सेंटर हमेशा जो ये Q है इसकी जगह पे ही रहे। तो उससे क्या होगा कि अगर इसका सेंटर Q की जगह पे ही है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो गया कि ये ज़्यादातर चार्ज इस साइड पे आ गया और कम चार्ज पीछे है। तो अगर इसका सेंटर Q पे ही है, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो कितनी होगी? इसकी वजह से फील्ड होगी सेम -KQ/R1 का स्क्वायर।
जिससे ई क्यू प्लस ई ऑफ ड्यू टू इनर माइनस क्यू विल बी 0, कि ये जो Q है पॉइंट चार्ज और अंदर वाले सरफेस पे जो इंड्यूस चार्ज है माइनस Q, इनकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले पॉइंट पे हमेशा 0 होती है। और इसीलिए अगर आप अंदर जो रखा है पॉइंट चार्ज, इसको मूव करोगे इधर उधर, तो जो अंदर बाउंडेड चार्ज है वो खुद का डिस्ट्रीब्यूशन भी इस तरीके से चेंज करेगा कि इन दोनों का सम, बाहर वाले किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सम 0 रहे। समझ गए? तो बाहर वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट, वो फील्ड जो है वो ड्यू टू आउटर चार्ज Q, आउटर सरफेस पे चार्ज है उसकी वजह से ही होगी। और कितनी होगी? KQ/R²। अब R क्यों आया? क्योंकि आउटर चार्ज जो है वो फ्री चार्ज है, अंदर वाला चार्ज बाउंडेड है। तो आउटर वाला जो चार्ज है वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी अगर अंदर वाले पॉइंट चार्ज, जो अपने पॉइंट चार्ज रखा है Q, इसको अगर अपन चला रहे हैं, जो स्फीयर के अंदर वाले सरफेस पे चार्ज बाउंडेड है वो उसके हिसाब से मूव करेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा वापस, कि उन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड P पे 0 रहे। पर उसके मूवमेंट का कोई इफेक्ट बाहर वाले चार्ज के ऊपर नहीं पड़ेगा और बाहर वाला चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही रहेगा। और क्योंकि बाहर वाला चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका सेंटर ऑफ चार्ज O पे ही आएगा। तो अगर आप इंड्यूस उसके बाहर वाले चार्ज का कंसंट्रेशन कर देते हो O पॉइंट पे, एक पॉइंट चार्ज मान के, तो बस उसकी फील्ड P पे कितनी होगी? KQ/R², O से दूरी R। ठीक है बच्चों। अब सेकंड फिगर में मान लो बाहर जो अंदर पॉइंट चार्ज है वो सेंटर पे रखा है और जो इंड्यूस चार्ज है वो -Q है ही, अभी तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बाहर वाला चार्ज जो है वो +Q है। अब अपन ने क्या करा? अब अपन ने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। तो बेटा आप खुद सोचो कि जो अंदर वाला चार्ज है बाउंडेड -Q, अंदर वाले सरफेस पे, वो चलेगा नहीं अपनी पोजीशन से। वो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि अंदर वाला पॉइंट चार्ज जो है, जिसने -Q को बाउंड करके रखा है, जब तक वो चार्ज नहीं चलेगा तब तक -Q नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा वापस से, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। क्योंकि +Q और -Q का सेंटर एक ही होना चाहिए। तो ये जो +Q है अंदर जो रखा है वो सेंटर पे रखा है, तो -Q का भी सेंटर पे ही होना चाहिए, जिससे उनका इफेक्ट बाहर वाले किसी भी पॉइंट पे 0 रहे। समझ गए? तो यानी बाउंडेड चार्ज केवल तब हिलेगा अपनी पोजीशन से जब जो अंदर चार्ज रखा है पॉइंट चार्ज, जिसने उसको बाउंड करके रखा है, वो चले। समझ गए? पर अगर जो आउटर सरफेस के चार्ज की बात कर रहा हूं, तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लगा देंगे तो आउटर वाला सरफेस का जो चार्ज है वो तो फ्री है चलने के लिए। तो आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है। तो आउटर सरफेस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्यूमुलेट होने लगेगा और आगे की तरफ इकट्ठा होने लगेगा स्फीयर पे। आ रही बात समझे? तो बेटा मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात है कि जो स्फीयर का अंदर वाले सरफेस का बाउंडेड चार्ज होता है, इंड्यूस चार्ज होता है, वो बाउंडेड होता है अंदर वाले पॉइंट चार्ज से, और इसलिए वो तभी चलेगा जब वो अंदर वाला पॉइंट चार्ज चलेगा। और अंदर वाले पॉइंट चार्ज के चलने से बाहर वाले फ्री चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात कि जो अगर स्फीयर को आप कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सिर्फ बाहर वाले फ्री चार्ज पे फर्क पड़ेगा, अंदर वाले बाउंडेड चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस अंदर वाला पॉइंट चार्ज मूव ना कर रहा हो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी कि जो स्फीयर है उसका बाहर वाले पॉइंट पे
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अंदर वाले चार्जेस की वजह से जीरो होती है. सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनर चार्जेस इज जीरो ऑलवेज. ये था बेटा कंसेप्ट. मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.